नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज हम ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदा शब्दों को, कुछ चुनिंदा बातों को हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 55% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो सन 1951 में जो हमारा जीडीपी रहा वो 52% रहा। इसको ध्यान में रखा जाएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है। वहीं 2019-20 की अगर हम बात करें तो 2019-20 में ये सीधे घट के 17.8% पे आ गया। और अगर हम 2020-21 की बात करें, 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में ये सीधे 19.9% पे आ गया। ये हमारा 3 साल का 1951 में 52%, 2019 से 20 में 17.8% और 2020 से 21 में 19.9%। इसका इकोनॉमी की दृष्टि से ये इसका जीडीपी रहा। इसको हम तीन तीन कंडिका में इसको हम देखते हैं, बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, जिसपे हमारा भारत का लगभग 55% जनसंख्या आधारित है। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है। और तृतीय में क्या आता है? सेवा आता है, नौकरी पेशा आ जाता है, जो हम सेवा देते हैं भारत सरकार में, अन्य स्टेट में। तो इसको हम लोग देखेंगे, एग्जाम के व्यू से समझेंगे। कभी कभी ये आंकड़े भी आ जाते हैं और कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, द्वितीय क्षेत्र में क्या है और तृतीय क्षेत्र में क्या है। तो विद्यार्थियों को हमें लगता है कि ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अब भारत में जो कृषि होती है तो भाई समस्या तो हर जगह है। भारत में कृषि होती है तो कृषि के लिए बहुत सारी समस्या है, लेकिन हमारी जो तीन समस्या है वो मूल रूप से समस्या बनी हुई है। पहला समस्या है कि यहाँ के जो किसान है वो मूल रूप से मानसून पे ही निर्भर है कि नहीं बारिश आएगा तो हम खेत का पटवन करेंगे, बारिश आएगा तो हम खेत में जो है सो बीज डालेंगे, बिचड़ा डालेंगे। अन्य प्रकार की जो समस्या है। और दूसरी समस्या है कि कुछ किसान ऐसे हैं, आप गांव घर में घूमे देखें, कुछ किसान ऐसे हैं जो पुरानी पद्धति को अभी तक लेकर चल रहे हैं। जहां आप अगर ट्रैक्टर से खेती की जुताई कर रहे हैं तो अभी भी कई जगह ऐसा है कि हल बैल से खेती की जा रही है। खेत में अभी जो अभी इस युग में जहां हम नई पद्धति से खेती कर रहे हैं, ये लोग पुरानी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, पुराने से पुराने बीज का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा समस्या है कि किसान के पास उतना जमीन नहीं है, जगह नहीं है कि वो कृषि योग्य, उसके पास उतनी भूमि भी नहीं है कि वो बेहतर खेती कर सके। तो ये हमारी तीन समस्या होगी जो किसानों के पास आती है। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि किसान को अच्छे किस्म के बीज भी नहीं मिल रहे हैं जिससे कि किसान अच्छा पैदावार करे। किसानों का समस्या, ये भी एक समस्या है कि किसानों को अच्छा बीज नहीं मिल रहा है। और बीज पे हमें लगता है कि गवर्नमेंट भी अच्छा कदम नहीं उठा पा रही है, बीज पे खर्च भी नहीं किए जा रहे हैं, किसान जैसे तैसे पैदावार अपना कर रहे हैं। दूसरी, उसके बाद अन्य जो समस्या है, भंडारण की स्टोरेज की समस्या है। कई जगह ऐसा होता है कि अनाज को इधर उधर रख देने की वजह से अनाज सड़ गल जाते हैं, मवेशी चर जाते हैं, आंधी तूफान में अनाज बिखर जाते हैं, या बारिश अत्यधिक हो गई तो अनाज का सड़न हो जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक जगह भंडारण की जो समस्या है उसे निर्मित कर दिया जाए और भंडार के लिए एक ऐसे जगह का चुनाव किया जाए जहां पे किसान अपने अनाज का रख रखाव कर सके। अब चलिए, हम सभी तो जानते ही हैं कि 55% जो हमारी आबादी है कृषि पर ही आधारित है, लेकिन 45% ऐसे जगह हैं हमारे भारत में, 45% ऐसे जगह है जहां पे सिंचित व्यवस्था है।
45% में किसकी व्यवस्था है? सिंचित व्यवस्था, यानी सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पे नहर है, नलकूप है, पानी की सुविधा है, उसी को हम सिंचित बोलते हैं। अब जैसे आप राजस्थान का कुछ इलाका देखेंगे तो वहां ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां की जो जमीनें हैं वो बलुआ जमीन है, बालू वाला जमीन है, तो वहां थोड़ी खेती करने योग्य भूमि नहीं है। फिर भी भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे 45% सिंचाई की व्यवस्था है। उसके बाद जो यहाँ के किसान हैं वो दो तरह की फसलें उगाते हैं। 60 से 65% ऐसे किसान हैं जो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मकई, जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो खाने वाली फसलें हैं, उनको उगाते हैं। लेकिन 35 से 40% किसान ऐसे हैं जो कि ऐसे फसल को उगाते हैं जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, क्योंकि इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं, रुई तैयार किए जाते हैं, किसान इसे बेचते हैं और लागत मूल्य पे उससे उनको पैसा मिलता है, उनसे उनकी कामकाज चलती है। चलिए, कभी कभी परीक्षा में सवाल आते भी हैं। रबी फसल, ये बड़ा कठिन एरिया बन जाता है। रबी फसल हुआ, खरीफ फसल हुआ, जायद फसल हुआ, तो मैं आपको अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से ये समझा देना पसंद करूंगा कि भाई रबी की जो फसल है उसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। ध्यान रखें इस बात का कि रबी फसल की जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, और उसकी जो कटाई की जाती है वो मार्च अप्रैल महीना में कर ली जाती है, यानी बसंत ऋतु में कर लिया जाता है। और रबी फसल जो है कौन कौन है? गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है, आलू है। ये सारी फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब चलिए, अब हम आते हैं खरीफ फसल पे। तो खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। लेकिन खरीफ फसल कौन कौन है? धान है, बाजरा है, कपास है, जूट है, गन्ना है, मक्का है, उड़द है। ये बात समझ गए। अब इसमें आता है जायद फसल। तो जायद फसल कौन है? ये जायद फसल जो होता है इसकी बुआई होती है मार्च महीना में और कटाई होती है जून में। याद रखा जाए, जायद फसल की बुआई होती है मार्च में और कटाई होती है जून में। और ये जायद फसल कौन कौन है? तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, जो अम्लीय पदार्थ है, जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसी को हम जायद फसल कहते हैं। चलिए, अब हम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि हम कृषि के प्रकार देखेंगे। पहला जो होता है वो फसल चक्र होता है। जैसे भूमि का कुछ ऐसा भाग जो योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल की जाती है, उसे फसल चक्र कहते हैं। जैसे अगर हमारे हमारे पास एक खेत है, उसमें अगर हम सिर्फ आलू बो रहे हैं और अगर हम कई सालों से आलू अगर बोते आए, तो होता क्या है कि वो उर्वरा शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है। और वहीं हम अभी आलू बोए, अगले सीजन में मकई बो दिए, धान बो दिए, गेहूं बो दिए, यानी हम अगर बदल बदल के अगर फसल बो रहे हैं तो इससे होती क्या है कि हमारे खेत का जो उर्वरा शक्ति है वो डेवलप होता है, मजबूत होता है। दूसरा होता है अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो बात हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो हमारे खेत में काम करना चाहते हैं, किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच कुछ साइन हो जाता है कि भाई इतना होगा, इतना आपको हम देंगे, आप हमारा खेत लीजिए और हमको कुछ परसेंट उसका हिस्सा दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर वाली बात हो जाती है। तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि में ऐसा होता है जहां पे जैविक खाद का ही सिर्फ खेती की जाए, जैसे गोबर वगैरह हो गया, जिसमें कीटनाशक का प्रयोग न होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जैविक खेती बोलते हैं। हालांकि जैविक खेती में सिक्किम राज्य जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो जैविक खेती के मामले में सबसे अच्छा काम कर रहा है। आपको एग्जाम के व्यू से ये मालूम होना चाहिए कि जो सिक्किम राज्य है वो बेहतर तरीका पे ऑर्गेनिक खेती पे पूरा ध्यान दे रहा है। वहां की जो महिलाएं हैं वो किचन में भी खेती कर लेती हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज उगा लेती हैं। कृषि पूर्वोत्तर राज्य में, जैसे भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, वहां पे जो पहाड़ी वाला जगह है, जहां पे पहाड़ है, तो जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं।
बहुत सारे पेड़ हैं। तो करना क्या होता है कि कुछ हिस्से को हम काट देते हैं, कुछ हिस्से को हमने काट दिया, जमीन समतल बन गया, वहां हमने खेती कर लिया, 2 साल 1 साल हमने खेती किया, तब तक फिर इधर पेड़ जमेगा, तो फिर हम इस हिस्से को क्या करेंगे, काट देंगे। फिर इस हिस्से को जब हम काटेंगे, 2 साल 1 साल हमने खेती किया, फिर यहाँ पे कुछ जम जाएगा, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको हम छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, झूम कृषि कहलाती है। दूसरी बात, सीढ़ीनुमा खेती। कुछ भारत का जो ऐसा राज्य है जैसे पर्वतीय पहाड़ी राज्य, वहां पे सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि वहां का जो मृदा अपरदन है वो बारिश के पानी को बहने से रोकता है और उसमें वो सहायता प्रदान करता है। इसीलिए वहां पे टेरेस फार्मिंग की व्यवस्था की गई है, सीढ़ीनुमा की व्यवस्था की गई है। अब आप झूम कृषि और सीढ़ीनुमा कृषि के बारे में जान गए। ये कितना अच्छा है कि जहां पे पर्वत पहाड़ को काट काट के हम खेती कर रहे हैं, वो जो है सो झूम कृषि है, और सीढ़ी बना बना के और वहां के जो अपर्दन है, मृदा है, उसके बचाव को, पानी से बहाव को रोकने के लिए जो खेती की जा रही है, वो सीढ़ीनुमा खेती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन सी फसलें हैं। तो चावल, चावल हमारे भारत का सबसे मुख्य फसल है और विश्व का 21.7% उत्पादन करता है। कौन, भारत। और भारत का कौन सा राज्य, तो पश्चिम बंगाल। और विश्व में चीन, विश्व में चीन और भारत में पश्चिम बंगाल। और चावल हमारे यहाँ का फसल मुख्य क्यों है, हमें भी कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। भारत की ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई जनसंख्या नहीं है जहां चावल ना खाया जाता हो, खास करके महिला वर्ग के लिए सबसे अच्छा भोजन है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो कटक में है। गेहूं जो है, विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत जो है विश्व का लगभग 12% गेहूं उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है भारत में। और विश्व में कहां होता है, तो चीन में होता है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहां होता है, तो पंजाब में होता है। अब हम देखते हैं भारत की जो प्रमुख फसलें हैं। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य है। वहां पे गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ, मसूर हुआ, वहां पे इसकी खेती होती है और उसका स्थान भारत में भी है। राजस्थान जो है सो ऐसा राज्य है जहां पे बाजरा हुआ, सरसों हुआ, तिलहन दलहन का मात्रा वहां काफी रहता है। रबर जो होता है वो भारत में कहा होता है, तो केरल में होता है और थाईलैंड में होता है। अगर हम विश्व की अगर लेवल की बात करें तो थाईलैंड में होता है, और भारत में कहा होता है, केरल में होता है। गन्ना कहाँ होता है, तो ब्राजील में होता है और भारत में उत्तर प्रदेश में। चाय की जो खेती होती है वो विश्व में कहाँ होती है, विश्व लेवल पे तो चीन में, और भारत में कहाँ होती है, असम में होती है। सोयाबीन विश्व लेवल पे अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। और कॉफी का जो मात्रा है वो कहाँ होता है, तो विश्व लेवल पे ब्राजील में और भारत में कर्नाटक पे। दाल जो है वो कहाँ होता है, आपको दाल होता है भारत में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दाल जो है काफी मात्रा में पाई जाती है, वहां खेती की जाती है। और ये सब का स्थान है, अपना स्थान है, विश्व लेवल पे स्थान है। अब हम देखते हैं हरित क्रांति के बारे में, जो कि ये भी इसी का एक अंग है। परीक्षा में पूछा भी जाता है हरित क्रांति के बारे में। भारतीय जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक मात्रा गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। हरित क्रांति का सबसे जो प्रभावी जो इसका जो फसल है वो गेहूं और चावल है। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ा है और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। आप इसको देखें, गेहूं का उत्पादन कितना बड़ा है, तो 5 गुना, और चावल का कितना बड़ा है, तो 3 गुना। अब चलिए आइए देखते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति जो है वो खदान उत्पादन से संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खदान से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का भाई संबंध किससे है, धान उत्पादन से है। उसके बाद आपको गोल क्रांति है, इसका संबंध आलू उत्पादन से है।
काली क्रांति है, पेट्रोलियम उत्पादन हो गया। रजत क्रांति अंडा उत्पादन हो गया। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन हो गया। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन हो गया। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन हो गया। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन हो गया। तो ऐसे सारे कुछ और भी है, मोटे तौर पे आप इसको जान लें, समझ लें, क्योंकि ये परीक्षा में कभी कभी पूछे ही जाते हैं। और आप इसी तरह से बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।